हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके तहत हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का एक्ट पढ़ लिया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और वीडियो को देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 1793 का एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस 1793 के एक्ट की विशेषता क्या है। इस 1793 के एक्ट में सबसे पहला काम यह किया गया कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। क्योंकि 1793 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी के कार्यों को वहां पर 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर भी 1793 में भी कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1793 में और क्या हुआ। 1793 में जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। आप लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा होगा कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को मिला करके बंगाल के गवर्नर को शक्ति दे दी गई थी और वहां से केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। तो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और इसका दूसरा चरण जो होता है ये 1793 में होता है कि बंबई और मद्रास इन दोनों के गवर्नरों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इसमें दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा जाता है कि आगे आने वाले, मतलब आगे जब भी कोई नया गवर्नर बनेगा तो उस नए गवर्नर के ऊपर भी 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू होगा। अब 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था एक विशेष गवर्नर जनरल के लिए, जिसे कहा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसके संबंध में से ये 1786 का एक्ट लाया गया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 शर्तें रखी थी। नंबर फर्स्ट कि वो साथ साथ में मुख्य सेना अधिकारी भी होगा, जिसे चीफ इन कमांडर कहा गया था, और विशेष मामलों में वो अपने परिषद की बात को नहीं मानेगा। तो उसने गवर्नर जनरल बनने के लिए कितनी शर्तें रखी थी? 2 शर्तें। पहली शर्त कि वह कमांडर इन चीफ होगा, और दूसरी शर्त यह थी कि वह विशेष मामलों में अपने परिषद की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इस 1793 में कहा गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोई पहचान थोड़ी ना है। आगे आने वाले जितने भी गवर्नर हैं सबको यह पावर दिया जाता है कि वे चीफ इन कमांडर होंगे और वे विशेष मामलों में अपने परिषद की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इसमें जो तीसरी बात आती है कि जो गवर्नर होगा, गवर्नर चीफ इन कमांडर होगा, आगे आने वाला चीफ इन कमांडर। चीफ इन कमांडर का मतलब मुख्य सेनाधिकारी। और दूसरा इसमें रखा गया कि अपने परिषद की बात, जो गवर्नर जनरल को सलाह देने वाली परिषद थी, उसकी बात को विशेष मामलों में नहीं मानेंगे। तो ये जो 2 बातें थी ये 1786 के एक्ट में आपको पढ़ा दी गई हैं। तो गवर्नर, आगे आने वाले जितने भी गवर्नर होंगे वो क्या होंगे? चीफ इन कमांडर होंगे, और साथ साथ में क्या होंगे? उनके पास एक पावर होगी कि वो अपने परिषद की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ये 1793 का छोटा सा एक्ट था। इसको एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए 1793 के एक्ट में क्या हुआ। नंबर फर्स्ट, कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा काम, जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे उनकी शक्तियों को पूरी तरह से छीन करके अब उन्हें अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो 1773 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बंबई और मद्रास के गवर्नर की शक्तियों को छीन लिया गया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ, बंबई और मद्रास के गवर्नर की शक्तियों को छीन लिया गया और उन्हें किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यहाँ बंबई और मद्रास के जो भी गवर्नर
हुआ करते थे उन गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आप इसे अपने हाथों से लिखिएगा, क्योंकि मैं शार्ट में लिख रहा हूं, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर शार्ट में लिख रहा हूँ, अगर पूरा लिखूंगा तो बोर्ड ही भर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर शार्ट में लिख रहा हूँ, आपको इसे पूरा लिखना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या था कि आगे आने वाले जितने भी गवर्नर होंगे, आगे आने वाले जितने भी गवर्नर होंगे, मतलब 1793 के बाद आगे आने वाले जितने भी गवर्नर होंगे उनके पास ये शक्ति होगी कि वो चीफ इन कमांडर भी बनेंगे, साथ साथ में वो अपने परिषद की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो हम लोगों ने 1793 के एक्ट में 3 प्रावधान पढ़ा। प्रावधान नंबर 1 कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रावधान, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और तीसरा इसमें हमने पढ़ा कि आगे आने वाले जितने भी गवर्नर होंगे उन सभी के पास वो सारी शक्तियां होंगी जो 1786 के एक्ट के द्वारा पारित की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में ये 2 शक्तियां पारित की गई थी कि वो चीफ इन कमांडर होगा और साथ साथ में अपने परिषद की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 1793 का एक्ट। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1813 का एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।